चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है, मगर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। इसके बाद बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब यासीन साहब को मैं दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्यारे बच्चों, आप बोलना द बेस्ट, वी आर प्रिंसिपल साहब, मेहमान खसूसी जनाब हाजी बहरवाल साहब, मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे 9th क्लास में पढ़ाया है, मोहतरम मोहम्मद इकबाल शेख साहब जिन्होंने 9th क्लास में मुझे पढ़ाया, हमारे बोलू साहब, फिर आते हैं हमारे साथियों की बारी, जावेद साहब, शबीर साहब, इकबाल साहब, न जाने कितने हैं, हाँ? और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कपवाड़ा है, इनका तो मैं बाद में शुक्रिया लहरवाल साहब को करूंगा कि ये किस दूरी से आए हैं। हिंदवाड़ा नाम आपको बहुत ही सुना होगा कम, इनके साथ भी वक्तन फवक्तन हमारी बातें होती रहती है और हमारे फोरम के प्रेसिडेंट हैं। मेरे बुजुर्ग खास करके जो पोगल से आए हैं, रहमतुल्लाह साहब, रशीद साहब आए हैं, हम 5 भाई थे, 5 तो 2 7 भाई थे, हम 2 हम सके थे, 5 हम कतेरे थे। तो उसमें से मुझे लगता है कि इस नदी के पार सबसे पहला मेरा भाई था अब्दुर्रहमान पड़ा, जिसकी 70 में डेथ हुई 1970। तो फिर मैंने भाई को लाया साथ, अब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा। मैं किसी का नाम अगर मिल नहीं सका, जिसने भी इस फंक्शन ने, बच्चे ने, बुजुर्ग ने, और मुझे लगता है कि यहाँ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही सिविल सोसाइटी यहाँ है ही नहीं, तो अपना ही महफिल है, तो जिसका नाम मैं भूल गया, चाहे लतीफ साहब का है, चाहे राकिब साहब है, मैं सबका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके रमजान साहब का, अमीन साहब का, जो मेरे रहबर रहे हैं, जिनके साथ में जिनको मतलब अमीन साहब की मैं बात करूँ या रमजान साहब की मैं बात करूँ, इन्होंने मुझे अकाउंट सिखाया है कि बिल कैसे बनती है। फिर तो मैं एक्सपर्ट हुआ, मगर ये मेरे समझो उस्तादी है, मैं इनकी उस्तादी को दाद देता हूँ कि इन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया। तो मैं अब इन सब को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और शुरुआत करता हूँ मैं कि सुबह से यहाँ मेरी बड़ी तारीफ हुई, तो मैं इस काबिल नहीं था। कभी मायूस क्यों होंगे एबर के आसमां तुमसे, कभी मायूस क्यों होंगे एबर के आसमां तुमसे, ये माना हम फना होंगे मगर ये गुलिस्ता फिर सजा हो। दिल उन्मूलन उदास रहता है, वक्त भी हिरमा व यास रहता है, छोड़ जाते हैं साथ सब साथी, एक गम है जो पास रहता है। मैं गुल हूँ मुस्कुराता हूँ तूफानों के आलम में, मैं गुल हूँ मुस्कुराता हूँ तूफानों के आलम में, खजा के कुंद जोगों में भी मुरझाना नहीं आता। चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है, चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है, मगर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। गजाला तुम तो वाकफ हो कहो मरने की, मजनू की दीवाना मर गया आखिर वहराने पे क्या गुजरी। ये कुछ प्यारा सा शेर है मुझे, ये मैंने एक एक्सपोर्ट है RI अजमेर में मैंने सुना है, तब से मुझे इससे बड़ी थोड़ा सा प्यार है। अब मैं क्योंकि टाइम कम है, मुझे पहले ही कह रहे थे टाइम कम है, कुछ उस्ताद भी हैं
आपका ही दिन है, आप ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं सुनेंगे तो फिर किसका? मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, क्योंकि ये खुतबा मेरा आखिरी होगा बहसती उस्ताद के। मैंने 12वीं तक मिडिल स्कूल सोलंगा में तालीम हासिल की, तो औसत दर्जे का तालिब इल्म था। उसके बाद 5वीं पास करने के बाद मैं यहाँ हाई स्कूल नील का तालिब इल्म रहा। यहाँ जो जितने भी अजीम शख्सियात हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो डेंग साहब है, चाहे वो ये यूसुफ साहब है, जितने भी अजीम खादम साहब हैं, इब्राहिम सोहेल साहब है जो मेरा बुनियादी उस्ताद है, और मोहम्मद यूसुफ नाइक साहब हरोड़ी जिन्होंने मुझे कलम में ना वो उस वक्त होल्डर एक ला कर दिया था 3 पैसे का बनहाल से। मैं अव्वल में पढ़ता था, कलम ही होते थे तब, कलम और मिल होती थी, मिल समझते नहीं नहीं, इंक नहीं, सफेद पत्थरों को कूट के बनाते थे, मिट्टी की। तो उसने जब टिक्की वाली वो इंक लाई तो उसने मुझे होल्डर दिया, क्योंकि ये रुझान उस हमारे एरिया में उतनी पढ़ाई का नहीं था। तो वो होल्डर अभी मुझे जहन में है कि उसने मुझे हाथ पकड़कर सिखाया है अव्वल का दूसरी में, मोहम्मद यूसुफ नाइक साहब। फिर जब यहाँ आया, यहाँ बहुत सारे उस्तादों ने मुझे खास करके पर्शियन अगर मुझे सिखाया, इस टॉपिक पर भी मैं जाऊंगा तो वो खादम साहब की मेहरबानी है, शिबिर साहब के वालिद साहब। उन्होंने 6वीं से 9वीं 10वीं तक फारसी मुझे सिखाई। तो इस पर मैं आगे आपको ये फिर आएगा मेरी इस तकरीर में आगे कि इसका फल मुझे मतलब कहाँ हुआ, क्या आगे हुआ। तो इसके अलावा इकबाल साहब ने 9th क्लास में 1977 में मैं इनका शागिर्द रहा हूँ 9th क्लास में। फिर इनकी जब एडजस्टमेंट हुई, ये सुमड़ हो गए, तो पहले ये पता नहीं कंट्रेक्चुअल था क्या था, तो मगर ये भी मेरे उस्ताद रहे इस स्कूल में। खैर उसके बाद 84 में मेरी ये 80 में मैं यहाँ से अहमद पढ़ने के लिए गया। उन दिनों बहुत कम लोग यहाँ रुझान था नील में पढ़ने का कि मैट्रिक करके ही मास्टर लग जाते थे, या कोई मतलब नौकरी मैट्रिक पास करने के बाद जल्दी लग जाती थी, गार्ड शार्ड इसी पुलिस में। तो मैं रामबन गया, रामबन में मैंने 2 साल गुजारी, और उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज भद्रवा में गया। तो डिग्री कॉलेज भद्रवा में मैंने 1982 में किया। तो 1983 में कॉलेज में पास हुआ। तो शायद जिंदगी में कभी भी मैंने जो है रिपेयर या फेल नहीं सुना है, अप टू पीजी, अप टू मतलब कभी भी एवरेज स्टूडेंट था। तो उसके बाद मैं कहूँगा ये बात फारसी पे याद आई। तो 1983 में मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए गया। मुझे याद है मैं बनहाल गया, एक्सपोजर उतना नहीं था, बनहाल गया। तो बनहाल में उन दिनों तहसीलदार था ये BA रुनियाल साहब, बशीर अहमद रुनियाल साहब। तो उसने कहा, हाँ यासीन साहब क्या हाल है, मेरी तो अच्छी जान पहचान थी। तो उन्होंने वो ऊपर होती है उनकी कुर्सी, वो कागज की कुर्सी साथ में थी, तो उन्होंने उधर बिठाया। कहा हाँ यार कैसे है? मैंने कहा जनाब वो कुछ RBA होता था, वो बनाना था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। हमें कौन समझाए, नील वालों को थोड़े लाटे ही थे। उसने कागज को हटाया और अपने सामने बिठाया, और रीन की दूसरा लाया चपरासी में, मुझे अभी जहन में याद है। तो उसको कहा यार RBA के 2 फार्म लाओ। क्या RBA के 2 फार्म लाओ? चाय भी पिलाई। मुझे तरस आना लगा कि मैं इधर बैठ नहीं सकता था, छोटा था मैं, 19 साल का है, 19 साल या 20 साल का। तो वकील नीचे से केसों को बहस करते थे, तो वो उसने चाय शाय पिलाई, RBA बना के दिया। RBA 2 फाइलें खुद ही लिखा, मिस्टर मोहम्मद यासीन जानता था मुझे, तो मोहर भी वहीं, सब कुछ वहीं डिस्पैच करा के लाया, वहां दी। कहता यार तुम जाओ कहाँ? श्रीनगर। तो तुम मेरे भाई ने भी एडमिशन लिया है, तो मगर ऐसी बात नहीं है, तुम पर्शियन में दाखिला लेना, PG में। इसमें पर्शियन में लिया। मुझे याद आई ना बचपन में मुझे पर्शियन किसने सिखाई थी, कहता यार तुम पर्शियन में ले लेना। तो वो 1-2 कापियां बनाई उसने, एक दे दी किसको? नायब तहसीलदार को कहा ये दे देना पटवारी को, उसको कहना वो फाइल बाद में बना लेगा, इतना टाइम नहीं है। मुझे भेजता है वहां से, कहाँ? श्रीनगर। ढूंढता हूँ मैं, तो जाते जाते तो उसने यहाँ ही कहा था महबूब साहब से मिलना, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उनको, महबूब साहब, मरहूम। खैर उसको ये क्या कहते हैं, उससे मिला मैंने कहा सर मैंने पर्शियन में। कहता यार तू तो
मेरे बलहाल का है, अपने घर का लड़का है ये। तो खैर उससे बात हुई तो उसने कहा आपको दाखला समझो मिल गया, फार्म भर दिया मैंने पर्शन का, तो मैंने दाखला दे। वहां मरकूब साहब से जब मेरी बात हुई, अहम बात, तो वो बात मुझे बार बार उसकी याद आती है। कहता बेटा तुम तो दाखला लोगे, अच्छी बात है, देखो जम्मू प्रोविंस से पर्शन में कोई भी है तो जो ही आप पीजी करोगे, आप लेक्चरर चले जाओगे कॉलेज में या कहीं, तो हमारे पास जम्मू प्रोविंस में इसकी बड़ी वैलिडिटी। आपको मशवरा किसने दिया? मैंने कहा रोनियाल साहब ने कहा, ही इज अ टैलेंटेड फर्स्ट केएएस अफसर फ्रॉम तासिर बना, तो ले लिया दाखला। उधर मरकूब साहब ने कहा बेटा जब आगे चलोगे जिंदगी में तो एक बात करना, कोशिश करना एक अच्छी लकीर खींचने की। मुझे अभी याद है, मैं उसका कॉल है ये कि जिंदगी में कोशिश करो अच्छी लकीर खींचने की, मगर किसी की खींची हुई लकीर को मिटाने की कोशिश हरगिज नहीं करना। किसी की खींची हुई लकीर को मिटाने की कोशिश नहीं करना। तो ये मुझे लगता है उसका ये कॉल मुझे मरते दम तक याद है, ये मरकूब साहब। उसके बाद में आया एडमिशन लेके घरे में कुछ ऐसे हालात थे कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सका और मैंने यहाँ नौकरी ज्वाइन कर दी। किसमें? एज ए टीचर 84 में। तो उसके बाद एज ए टीचर में हाई स्कूल त्रगाम में रहा। आप त्रगाम से मेरा जो है बैक ये कर सकते हो, खड़ी त्रगाम से, कि वो मेरे शागिर्द जो है कुछ मर गए हैं, कुछ हैं अभी, तो उनके बेटों को पीछे मैंने देखा। इधर खड़ी में प्रिंसिपल साहब के साथ गया था मैं, उनके बेटे जो है वो एग्जाम दे रहे थे। उसके बाद मेरा टेनियर रहा प्रेहंदर में, वो शरीफ साहब ने आपको कह दिया। तो फिर मैं आया 99 में यहाँ आ गया, 1999 में। तो 99 में जब आया तो अब प्रेहंदर में जो किया छोड़ दो, कहानी करगाम में क्या हुआ, कितना मैंने कंट्रीब्यूट किया छोड़ दो। यहाँ की मैं बात सुनाऊंगा कि यहाँ जब मैं आया तो ज्वाइन किया, तो ये जो चश्मा है, चश्मे से इधर ही था। मैंने कहा यार मेरे भाई भी इतना इसी ग्राउंड में था, मैं स्पोर्ट्स में बड़ा माहिर था, मेरा भाई भी इसी में था, मेरे चाचा भी, उसने भी ऐसे खेला, ये महदीन साहब है हमारे, इसने भी कहीं 1962 में इसी पे। तो हमें बाहर ले जाते थे नीचे, जिम्मेदार जो ही बाहर खेलते थे वो नीचे जाता था तो वो छुपा देते थे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे पिंच रहा, शिबिर साहब यहाँ थे उस वक्त शायद, मुझे पिंच रहा कि यार यहाँ भी कुछ करके ही जाना है। कहा नीर में अगर मैं आया यहाँ कुछ, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है, तो करके जाना है। तो इतने में क्या है कि मैंने शेख साहब को कहा यार सर एक बात है, क्योंकि ये हमारे हेडमास्टर थे, तो उन दिनों मतलब इंचार्ज हेडमास्टर हालात बहुत खराब थे, तो प्रेमनाथ राधा का नाम आएगा इसमें, क्योंकि अगर सबसे अहम काम जो किया है वो प्रेमनाथ राधा ने किया है, जिसको ये लोग कोई लोग नील का जानता भी नहीं है, देखो जिसने किया है ना जो। तो इकबाल साहब से मैंने कहा कुछ करना है सर, मैंने कहा महराज जी से हम कुछ जमीन ले लेंगे, कहा ये देगा नहीं। तो बात ऐसे बनी तो मैंने कहा अच्छा छोड़ दो। तब तक हो गया साल 6 महीने हो गए, मगर मुझे फिर बाल नीचे जाने लगे, बच्चे कुछ ये कांटू में, मैंने कहा नहीं कुछ करना है। इतने में क्या होता है कि इन्होंने कुछ ऐसे मुझे कहा कि यासीर साहब आप कुछ करो, क्योंकि हो सकता है इनके रिलेशन होंगे इनके साथ। तो मैं क्लियर में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ जिंदगी में, मुझे झूठ नहीं बोलता। कहा यासीर साहब आप कुछ भी करो हम तेरे साथ। और साहब ने और इन्होंने, मैंने कहा कोई बात नहीं हम प्लान कर लेता हूँ मैं। इतने में अचानक क्या होता है, जल्दी रिस्क लेना पड़ता है। महराज दीन साहब को कोई मसला पड़ गया, इसको 25,000 की जरूरत पड़ी। कितने? 25,000 की जरूरत पड़ गई। तो कहता है जी मुझे 25,000 जरूरत है। अब 25,000 जो है मेरे 5 महीनों की तनख्वाह थी, मतलब एक 4600 तनख्वाह थी, 5 महीनों की सैलरी थी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं करेंगे, मगर एक बात है ये थोड़ा सा खेत देना यार, हम फैली गई इसमें। कहा मैं दे दूंगा, ये कुरान है। क्या? ये कुरान है। अब 25,000 किससे लाऊं मैं? इसको किससे लाऊं? तो खैर
शेख साहब के भी बच्चे पढ़ते थे, गोर साहब के भी बच्चे पढ़ते थे, इसके पास 25 ने मेरे पास 25। मैं उठा तो हमारे पास एक मोहतरम मेरा साथी एक है, तो उसके पास पैसा अच्छा था, गुलाम कादर मलक साहब, अगर जानते हैं आप उसको। उसके पास सेविंग अकाउंट में पैसा था, बाकी आता जाता था। मैंने कहा कादर साहब को आप दे दो 25,000, तो इस वक्त मुझे मजबूरी है। तो क्या मैंने कहा यार ये खेत ले लेंगे, रिस्क लेना है। तो उसने मुझे 25,000 दे दिए। कहा अगर नहीं, मैंने कहा मैं जमीन बेच के, या एक बात है यहाँ दुकानें बना देंगे। 25,000 क्यों? मजबूरी क्या थी कि हमारा राधा साहब जो था वो महीने में एक दिन आता था, हालात ऐसे खराब थे, 2002 की बात है। और वो भी इकबाल के घर में वहां से बिल साइन करके चला जाता है, तो वो आता नहीं था। अच्छा डीडीओ तो इकबाल साहब नहीं थे, ये तो हेडमास्टर ही समझो थे। तो जब 25,000 रुपया कादर साहब से मैंने लिया, तो मैंने महराज दिन को कहा कि यार ऐसा ऐसा करेंगे। उसने कहा मैंने दे दिया 25,000, रेट भी मैंने फिक्स कर दिया 28,000 रुपये कनाल, 56,000। अब 56,000 तो फंड में नहीं होगा। तो उसने एक वोचर, मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ आप टीचरों के लिए कि इफ यू हैव टू डू एनीथिंग यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल साहब भी करेंगे, एक टीचर भी कर सकते। तो अब मसला ये है 25,000 क्या होता है। तो मैंने 25,000 उसको दे दिया, उसने उधर से मुझे विड्रावल साइन किया था। ट्रांसफर नहीं ना थे, सीधा विड्रावल होता था। तो उसने विड्रावल मुझे भेज दिया। अब फिर मैंने रात को ही इनसे मशवरा किया बोरी साहब से ऐसे कि सर ऐसा है कि हमारे पास 25,000 पैसा इतना सिर्फ सपोर्ट्स में है, क्योंकि मैंने खरीदना था ग्राउंड सपोर्ट्स में। अगर मैं ये 25,000 रुपये टीचरों के लिए, अगर मैं 25,000 रुपये का विड्रावल किस में डालूं, सपोर्ट्स में डालूं, तो मैं अप्रूवल नहीं ले सकता हूं। मैंने उसमें लिखा किसका अकाउंट नंबर, SIF का। SIF शायद शिविर साहब के चार्ज में था, किसी के चार्ज में, मुझे ये पता नहीं। मैंने SIF से यूसुफ साहब के चार्ज, मैंने SIF से 25,000 रुपया निकाल दिया। वो महीने 2 महीने के बाद आया फोन, राधा साहब मैं इधर से उठाता हूँ फाइल, यहाँ से डोडा से डायरेक्टर से मैं अप्रूवल करके, तो वो 56,000 रुपये मैंने अप्रूवल कराया। तो हमारा खेलने का सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया। तो इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ महराजुद्दीन साहब को कि जिन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी, और मैं चाहता हूँ उसके लिए तालियां जोर से होनी। कहने का मतलब ये है, बाद में कैसे हमने पब्लिक से, उसके बाद हमने आधा कनाल वहां खरीदा, कोई पब्लिक से हमने पैसा नहीं लिया, चंदा नहीं लिया। इसके बाद 2.5 कनाल ये लिया। तो ये किससे हुआ? ये सिर्फ आउट ऑफ स्कूल फंड से लिया। अब नील में ही स्कूल फंड नहीं है, पोगल में भी तो है ना, चमलवास में भी तो है ना। दिस ऑल डेवलपमेंट जो है ये प्रिटेंड करती है आउट ऑफ लोकल सोर्स। और आज के बाद भी इंशाल्लाह ये आगे चलता रहेगा। तो इसके अलावा भी जब राधा साहब जो है उन्होंने वो सीधा कहता है मिकी कहो कुछ साइन करनी है, मिकी कहो कुछ साइन करनी है। उसके बाद जब इधर पीछे वाला लिया, ये बैक वाला, मुझे सीओ साहब ने कहा कि सोनी साहब था सीओ, कहता तू बलजीत सिंह को अंदर करा देगा, क्योंकि 1,20,000 का हमने ये किया। कहता तू इसको जेल डाल देगा, मेरी कंपटेंसी 50,000 है। तूने 1,20,000 रुपया जो है कह रहा मैंने जमीन खरीदी, ये दिखाई ना, तो तू इसको जेल करा देगा। मैंने कहा सीओ साहब तुझे होगी जेल, तेरे इस दोस्त को होगी, प्रिंसिपल साहब को जेल होगी, मुझे होगी। कहा कैसे? मैंने कहा आई हैव ये क्या ये कहता है, मैंने कहा कि आई हैव जो है पेड टू द कंसर्न्ड इन पार्ट्स, यानी मैंने पार्ट्स में दी है। मैंने 6 महीने के बाद 6 महीने के, ये शेफी साहब समझते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। मैंने कहा मैंने फाइनेंशियल ईयर को पता है, वो पढ़ाएगा। तो मैंने कहा शिव साहब आप घबराओ नहीं, इसको होगा कुछ, मैंने पार्ट्स में किया, हम आपसे अप्रूवल भी नहीं मांगूंगा। उससे आ गया मुझे, मैंने कहा मैं आपसे अप्रूवल भी नहीं मांगता। तो ये राय इतना ली। तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने कुछ करना है, आप उस्तादों ने कुछ करना है, कुछ न कुछ जो है ना, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो अगर हमारी नीयत साफ होगी तो हमें रिस्क लेना चाहिए। उसके अलावा
मगर ये लंबी कहानी है। ये तो कह दिया आपने कि हायर सेकेंडरी में हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद यहाँ हमने जो भी किया वो सब पब्लिक, क्योंकि आज पब्लिक इसमें नहीं है, पब्लिक जानती है हर चीज़ को, टाइम कम है। हायर सेकेंडरी का इब्तिदा जब किया उसमें भी हमें बड़े रुकावटें आई। ये शेख साहब ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि हायर सेकेंडरी एफिलेट भी करानी है, हायर सेकेंडरी एफिलेट भी करानी है। जब बोर्ड वालों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, जब तक नहीं स्टाफ होगा हम आपको नहीं देंगे। शेख साहब को याद नहीं ना है, तो मैंने रात ही सीओ साहब से क्या फैक्स पर मंगाया कि आई विल प्रोवाइड द स्टाफ विद इन नो टाइम। तो उससे नो ऑब्जेक्शन लेके वो करके, तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा रिस्क लेना है। इसके अलावा मैं बनारस में गया, वहाँ के स्टाफ भी मुझे जानता है। इसके अलावा एक और अहम इशू हमने उठाया है कॉलेज का। सब शायद सुबह ही को कह रहा था कॉलेज तो कॉलेज की फाइल के लिए तमाम सरपंचों से हमने लिख कर लिया जमीन के लिए डोनेशन के लिए। वो फाइल भी मैंने बनवाई है, क्योंकि आप सबको पता है नहीं है, पहले हमें उसमें ऑब्जेक्शन आ गया कि पॉपुलेशन 1 लाख जो है 20,000 हो गई, क्योंकि हमने ओल्ड ब्लॉक किसके लिए, रामसू के लिए वो खड़ी लेकर आता था। उसके बाद 11 पंचों की फाइल जो है वो हमारी बिल्कुल बनी हुई है, जिसमें नोडल अफसर जो था वो क्या नाम है उसका, कोल साहब, डिग्री कॉलेज रामबन, वो उसका नोडल अफसर है। उस फाइल में भी आप लोग जो है कोशिश करेंगे, जो नई जनरेशन टीचर्स लेक्चरर्स है उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसमें परवेज साहब हैं जो यूसुफ साहब के फर्जन, उनके पास उसकी फोटो स्टेट पड़ी है। अगर यहाँ कॉलेज आ जाए तो इन बच्चों के लिए बड़ा, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए सहूलत हो जाएगी। वो बिल्कुल ओके है, फिजिबिलिटी बनी हुई है। आप परवेज साहब से बात करिए, वो सेक्रेटरी में पड़ी हुई है, आप भी उस पर कोशिश करेंगे। तो बाकी हम कहेंगे हम यहाँ व्हाट्सएप पर ये बयान देंगे या व्हाट्सएप पर कोई वो नहीं, प्रैक्टिकली किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकली फाइल को फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल साहब को पता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तीसरे टेबल इसको फॉलो करना है। तो उस फाइल का भी आप लोग जो है थोड़ा मतलब बीच में करेंगे, क्योंकि आप यहाँ की पब्लिक जो है इतनी अवेयर नहीं है इन टेक्निकल चीजों के बारे में। तो अगर उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो वो भी फाइल आपके पास मौजूद है। मुझे कहेंगे मैं भी साथ आऊंगा। मैंने 2 बार बदकिस्मती से वो रह गई, तीसरी बार मुझे लगता है कि आप मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो बच्चों के लिए हो जाएगा, वो थोड़ा सा उनके लिए फायदा हो जाएगा। तो रहा सवाल मौजूदा स्टाफ जो उस वक्त यहाँ का है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा स्टाफ आपको कभी नहीं मिलेगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि कोविड-19 ने जो है हमारे समाज, हमारे बच्चों को पढ़ने का रुझान जो है बहुत कम कर दिया, जिससे तो बहुत मायूस हूँ। आप बच्चों से बहुत मायूस हूँ कि कोविड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासें चली और ऑनलाइन जो इरिटेट पेरेंट्स ने बच्चों को ऑनलाइन के लिए बड़े बड़े मोबाइल दिए, उनका मिसयूज आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने किया, जिससे जो है पढ़ाई का रुझान थोड़ा कम हो गया। वाला मैं परसों चल रहा था इधर, मुझे हैरत हुई आज के दौर में। मैं एक पेरेंट आ रहा है, वो मुझे मिला, कहता है जनाब मेरे बच्चे का इम्तिहान है। मैंने कहा वेरी गुड यार, अच्छा बात है यार, आपका बेटा इम्तिहान दे रहा है। किस क्लास में? अपना क्लास नहीं मैं लूंगा क्योंकि वो ट्रेस हो जाएगा, 12th है यार। मैंने कहा अच्छा कहना सर उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना। वहाँ तो बड़े ख्याल रखने वाले हैं मेरे बगैर। कहा नहीं। मैंने कहा अब उसको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, सर्दियों में उसका पढ़ा होगा। ना सोचना कि ना तेज पबजी होना मुझे समझ नहीं आया पबजी का। फिर मैंने कहा हाँ क्या हो, तुम सोच वो मोबाइल सोच 500 पबजी गेम क्या था, वो कहने सर क्या पबजी होता है? मतलब पेरेंट भी देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, बट पेरेंट अभी अवेयर नहीं है। तो ऐसे हालात जो मुझे लगता है कि अगर इसके बाद, ये मेरा आखिरी खुतबा है ना, मुझे लगता है कि हमें पब्लिक मीटिंग बुलानी चाहिए। अगर नीर के लोगों को उजागर करना है, हमें जगह जगह एक बड़ी पब्लिक रैली मनानी है और उनको ये ठोसना है कि तुम लोग जो है सारा उस्ताद पर डालते हो, मास्टर क्या पढ़ाएगा?
18 घंटे तुम भी पढ़ाओगे, 18 घंटे तुम मोबाइल दोगे, आपका बच्चा 18 घंटे पबजी खेलेगा, तो वो इंजीनियर कैसे बनेगा, वो डॉक्टर कैसे बनेगा? अगर 6 घंटे आराम करोगे, 18 घंटे पढ़ोगे तो कम्पीट करो, कर सकते हो। मुझे भी लगता है कि अगर यही माहौल रहा आप बच्चों का कि आइंदा 6 महीने साल तक नींद से कोई मुलाजिम नहीं लगेगा, क्योंकि एजुकेशन सिनेरियो इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। जो मेरी नॉलेज है, मैं गुस्से से, पता नहीं, मुझे कुछ लोग फुलटास भी कहते हैं, मैं बात पते की बोल देता हूँ। लिहाजा आप बच्चों, मेरी एक नसीहत रात याद रखना, आज के बाद पढ़ाई में लग जाना, आवारागर्दी छोड़ दो। अगर कौम को बनाना है, आगे चलाना है, तो मिलजुल के काम करो। तो ज्यादातर फोकस जो है, ये जो हमने पढ़ा इसको छोड़ दो, जो हमने पढ़ा नया जो है, जो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे दो, क्योंकि नौकरी अब नहीं मिलती है। जॉब ओरिएंटेड जो है, जॉब ओरिएंटेड स्किल की तरफ जो है वो ऑप्शन ज्यादा ले लो, ताकि अपनी जिंदगी उस नफ्स के लिए खाओगे। पहले नफ्स के लिए हम खाते थे मक्की शक्की, मक्की तो मिलती नहीं है, अब तो खा के मर रहा है। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन के पीछे पढ़ जाओ, ताकि अपने दिन चार जो जिंदगी के है वो अच्छे आपको गुजरेंगे। तो चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, मैं जो इस शताब का, यहाँ के शताब का, मेरे अपने दोस्त और साहब बुजुर्ग जितने भी कोडल से आए हैं, कोई तो उधर हरोली से आया है, कोई स्टाफ मेंबर मेरा उधर कैंठी से आया है, अच्छा उधर शिविर साहब बरनाल से आए, और खास करके बोलू साहब जो बुजुर्ग है जम्मू से आए हैं, अच्छा ये कुरैशी साहब ये हंदवाड़ा से आए हैं, कपवाड़ा से आगे, जहाँ पाकिस्तान ये बुलाता है पाकिस्तानी होते हैं, तो वहां से आए हैं। आज ये लहरवा साहब, इनकी तारीफ क्या करना। तो ये श्रीनगर से आए हैं, इकबाल साहब जो मेरे उस्ताद है, खतीब साहब जो गांधी से आए हैं, और जितने भी यहाँ आए हुए, और खास करके बच्चे जिन्होंने आज इस कड़े, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम जो है बड़ा टफ होता है, इस एग्जाम के में आपने यहाँ मेरे लिए दिन जाया किया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पर चलने की ये जो है तौफीक दे और ईमान अता करे, और ये मुझ में ये सलाहियत दे कि मैं इस बकिया जिंदगी में भी अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ये मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे। तो इसके साथ ही तमाम छोटे बड़े बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सुबह से कुछ नाचीज को आसमान पर चलाया। तो इसके लिए बार बार मैं यही शुक्रिया अदा करूंगा। तो कुछ एक शेर है, फिर मुझे याद आया, फला फूला रहे यारब, चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर हमने इनको पाला है। इन्हीं अल्फाज से आपसे अलविदा होता हूँ।